सत्यन की देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं अपने कैमरामैन माइकल शर्मा के साथ सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज एक बार हमारे बीच में जुड़े हुए हैं ये डॉक्टर प्रिंस रैना जी हैं, जो कि हड्डियों और जोड़ों के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो आज इनके साथ हमारी वार्तालाप होगी। जिस तरह से आप देख रहे हो कि आज पूरे देश भर में जो कितने हमारे, चाहे वो नौजवान हैं चाहे वो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को जोड़ों का जो दर्द है वो काफ़ी रहता है। आखिर क्यों उन लोगों को जो है वो जोड़ों का दर्द है और दिनचर्या में वो क्या करे, शाम के समय में क्या करे ताकि वो अपने आप को फिट रख सकें। आप देखते हो कि कितने हमारे जहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, उसमें जब तो वो थोड़ा सा चलते हैं या थोड़ा सा ऐसा कोई काम करते हैं तो किसी को पीठ का दर्द हो जाता है, किसी को घुटनों में दर्द हो जाता है, किसी के जोड़ दर्द करने लगते हैं। उसी के सिलसिले में पूरी जानकारी हमारे बीच में डॉक्टर प्रिंस रैना जी देंगे। तो आपने देखा जी अक्सर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, तो एक बार हम इनका फिर स्वागत करेंगे। और तो अपने चैनल के माध्यम से जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो आप जरा ध्यान से सुने। जो डॉक्टर साहब आज बताएंगे, अगर आप उसको अपने जीवन का नियम बना लेंगे तो आपको जोड़ों का दर्द कभी नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या सावधानी बरतनी चाहिए आजकल हर एक इंसान को जोड़ों का दर्द, इसमें क्या सावधानी है? राकेश जी, अब आपने शुरुआत जोड़ों के दर्द से की है, तो जोड़ों के दर्द के लिए दो विशेष कारण मैं आपको एक ब्रॉडर वे में या ग्रॉस वे में बताऊंगा। एक दर्द है जो आपकी गलतियों की वजह से है और एक दर्द है जो कुदरत की वजह से है। जो कुदरत की वजह से है उसे तो जाहिर तौर पर हम रोक नहीं सकते, उसे ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी वजह से है, मतलब पेशेंट की अपनी वजह से, हम उसे ज़रूर प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब अपनी वजहों से कैसे होता है? सबसे पहले जो कि बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, और मैं तो कहूँगा मोर देन 80% ऑफ केसेस इन आर ओपीडी, मतलब अगर हम दिन में 20 पेशेंट देखते हैं तो 15 पेशेंट्स में जो हमें देखने को मिलता है, बहुत बड़ी संख्या है ये, 70% कि पेशेंट की अपनी वजह से डेफिशिएंसी पेन्स। हमें बैलेंस डाइट कंसेप्ट होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंडियन डाइट, हमारी इंडियन डाइट, अगर हम एक अपने लंच को या डिनर को या ब्रेकफास्ट को देखते हैं, उसमें आटा, चावल है, जब प्रपोर्शन है तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हम काउंट कर रहे हैं कि हम 4 रोटियां खा रहे हैं या 8 रोटियां खा रहे हैं, है ना? चावल थोड़े खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या बैलेंस डाइट ले रहे हैं। बैलेंस डाइट का मतलब है आपकी डाइट में इक्वल प्रपोर्शन और रिक्वायर्ड प्रपोर्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, फैट, मिनरल्स होने चाहिए। सुबह की ब्रेकफास्ट के बारे में बात करें, जो मेजॉरिटी ऑफ दी हमारी ब्रेकफास्ट जो कि इंडियन हाउसेस में यूज़ होती है, परांठा, इस तरह की चीज़ें हैं, तो बैलेंस डाइट में आलू परांठा दे नहीं है। बैलेंस डाइट में आपकी डाइट में कुछ पार्ट ऑफ मिल्क, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ब्रेड, एग, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो अगर आप इस तरह की कंपोजिशन से डाइट अपना पैटर्न बनाते हैं, इवनिंग में भी अर्ली डिनर, देन गुड प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम इन डाइट, है ना? तो कैल्शियम की सोर्सेज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस के लिए हम जानते हैं। वेजिटेरियंस के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, पनीर, सोया,
ये सब गुड सोर्सेज हैं। और नॉन वेजिटेरियन के लिए फिश, मीट, these आर गुड सोर्सेज। तो अगर हमारा डाइट प्रोपोर्शन बैलेंस है, अगर हमें गलत हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये चीज़ें नहीं हैं, एक्सरसाइज एंड योगा इवन फॉर हाफ आवर ए डे, मतलब सिर्फ आधे घंटे के लिए भी अगर हम अपनी बॉडी को मेडिटेट करके योगा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें बीमारियों के होने से बचाएंगी। अगर 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 हम ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो 70% चांसेस हैं कि हमें बोन जॉइंट पेन्स ये सब फेस ही ना करने हो। अब पैथोलॉजिकल जो नेचर के से होने वाली डिजीजेस जैसे गंठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, इस तरह की चीज़ें, ये हमारे बॉडी का मैकेनिज़्म है बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट, कि ये जीन्स जो ससेप्टिबल होते हैं डिजीज़ के लिए, और इनका अर्ली प्रिवेंशन, अगर ये डिजीज़ है भी, अगर ये इस तरह की दर्दें हैं भी, तो ये टाइमली इनको डायग्नोज करना और ट्रीट करना ये बहुत ज़रूरी है। मतलब एक ट्रेंड रहता है कि हम कोई भी दवाई घर में पड़ी है, दर्द की खा रहे हैं, है ना, टाइम पास कर रहे हैं। तो आज तो है ना, गांव-गांव में स्पेशलिस्ट सर्विसेज ऑलमोस्ट हैं, और नहीं भी हैं तो जो ट्रैवल है वो इजी हो गया है। तो हम जो भी नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है ना, जो भी स्पेशलिस्ट है, हम जाएं और अपना रीज़न ढूंढें कि हमारी जो जॉइंट पेन्स का रीज़न क्या है, ये पैथोलॉजिकल है या डेफिशिएंसी पेन्स है, और अर्ली डायग्नोज करें, अर्ली ट्रीटमेंट लें, और कभी भी वो मेरे पास अगर मेरी बात करें तो आप कभी भी आ सकते हैं। और मैं तो एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप आइए और कुछ पे ही कीजिए। आप किसी भी तरह सोसाइटी से हैं, आप कभी भी आ सकते हैं, और कभी भी विदाउट एनी कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो और सोशली भी हम जितना हो सके सबकी हेल्प करने की कोशिश ही करते हैं। और रिगार्डिंग ओल्ड एज जॉइंट प्रॉब्लम्स हम बात करें तो उसमें भी अर्ली डायग्नोसिस, मतलब टाइमली हमें पता चले कि हमारा जॉइंट कितना ख़राब है, किस तरीके से हमें आगे ख़राबी में होने से बचाना है। और रेगुलर सप्लीमेंट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके कुछ रीज़न्स भी हैं। आपने लास्ट 15 से 20 सालों में देखा होगा कि इंडोर एसीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मतलब बात करें तो अब हम एक्सरसाइज भी एसी में करते हैं, मतलब हम एक्सरसाइज में भी पसीना नहीं बहाना चाहते, है ना। तो ये अगर इस चीज़ के कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस भी है, और इसका माइनस पॉइंट ही एक बहुत बड़ा ओरिजिन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी है ना। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन रेगुलर जिस तरह से बच्चों में यूज़ की जाती है, इस तरह से ऑलमोस्ट एवरी एडल्ट यंग एज में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए। तो मैं तो एडवाइस करूँगा कि इवन वंस ए मंथ सिंगल विटामिन डी सप्लीमेंट भी अगर आप ले रहे हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और अगर इन केस ओल्ड एज में आपके जॉइंट बिल्कुल ही नहीं काम कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही हैं, सोशल एक्टिविटीज़ आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, पेन किलर बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो देन आपको रिप्लेसमेंट करनी चाहिए। रिप्लेसमेंट इज़ ए वेरी गुड सर्जरी। इसके मोर देन 90% केसेस में रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और इससे डरने वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, बात करें रोज में कितने पेशेंट देख लेते हो, और किस तरह का जो पिछले दिनों से इसका ग्राफ बढ़ा है कि लोगों को जोड़ों का दर्द बहुत हो रहा है? देखिए, हर व्यक्ति जो कि 40-45 प्लस है, उसे किसी न किसी तरह की ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम मिलती ही, चाहे वो कमर दर्द, घुटने दर्द की बात करें या सर्वाइकल की बात करें। डॉक्टर साहब, इसमें मोटापा भी एक वजह है जिन लोगों के घुटने दर्द होते हैं? मोटापा इसमें सबसे बड़ी वजह है।
जितना घुटनों पर लोड रहेगा उतना होते वियर एंड टियर जल्दी होंगे। कितने पेशेंट देख लेते हो, ये तो थोड़ा सा जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। ये ओपीडीज मल्टीपल प्लेसेस में मैं करता हूँ, पहले भी बोला है। जैसे कहाँ बैठती हो, कहाँ बैठते हो सर? जम्मू के कौन कौन से आप इलाके में बैठते हो, जो भी हमारा दर्शक जानना चाहेंगे उनको थोड़ा सा ये भी बता दो आप, समय क्या रहेगा और उनको कभी मिलना भी हो। आजकल तो गूगल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप किसी को भी किसी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप सिंपल गूगल क्लिक करें, आपको सब वहाँ पे मिलेगा कि कौन कहाँ बैठ रहा है। जल्दी में जम्मू में बीएन हॉस्पिटल में ओपीडीज़ और सर्जरीज़ करता हूँ। देन अखनूर शुभ तिलक हॉस्पिटल में ओपीडीज़ और सर्जरीज़ करता हूँ। ये दोनों हॉस्पिटल PCHS आर्मी हम पैनल है, ऑल इंश्योरेंसेस हम पैनल है। अखनूर हॉस्पिटल आयुष्मान हम पैनल भी है। इसके अलावा ओपीडीज़ मेरी पारसपुरा, मीरा साहब, रियासी, टोनी, सुंदरबनी, इन सब जगहों में रहती है। और ये ओपीडीज़ के माध्यम से ही मैं उन जगहों में लोगों में जुड़ पाता हूँ। बाय नेचर मुझे एक गॉड गिफ्ट प्रोफेशन मिला है, जो मैंने खुद कुछ मेहनत से और कुछ कुदरत की डाइवर्जन से मैं इस प्रोफेशन तक पहुंचा। और इस प्रोफेशन से लोगों तक जुड़ने का एक मौका मिलता है। तो बस इसीलिए हम हर जगह में कोशिश करते हैं कि कुछ ओपीडी के थ्रू, कुछ कैंप के थ्रू लोगों से जुड़ा जाए और उनकी परेशानियों का समाधान किया जाए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रिंस रैना जी, ऑर्थोपेडिक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो कि इन्होंने बताया है कि किस तरह से सावधानियां अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाओगे, उसको नियम बनाओगे, तो आपको जो जोड़ों का दर्द है वो नहीं हो सकता। इसमें खासतौर पर डॉक्टर प्रिंस रैना जी ने कहा है कि जो मोटापा है इसमें सबसे जो बड़ी वजह है। तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ जुड़े थे प्रिंस रैना जी। हमारे दर्शकों को हम बहुत सी वीडियोस दिखाते रहते हैं, लेकिन ये एक खास वीडियोस है जो इतने बड़े डॉक्टर से आपको रूबरू करवाया है। और इनकी बताई हुई बातों पर आप चले तो आपको जोड़ों का दर्द कभी नहीं होगा। सत्य लकीर, धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलो ये तो बातें होंगी अब आपकी हेल्थ को लेकर। अब थोड़ी सी हम रोशनी डालना चाहेंगे। ये डॉक्टर प्रिंस रैना जी वही चेहरा है जो कि लोकसभा चुनाव में उतरे थे। भली भांति आप जानते हैं ये क्या मंशा लेकर राजनीति में आए थे, क्या वायदे लेकर राजनीति में आए थे, क्या उम्मीदें लेकर राजनीति में आए थे। आज थोड़ी सी चर्चा उस पर भी करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा, आपने क्या कहते हो कि जो वायदे लोगों ने आपके साथ किए या आपने लोगों के साथ किए, क्या आज जो माननीय सांसद जहां से जीत कर गए हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम पर खरा उतर पाए? देखिए, ये बोलना कम समय में ठीक नहीं रहेगा कि क्या वो उतर पाएंगे या नहीं पाएंगे। दूसरा आपने बोला कि क्या वायदे मैंने किए थे और क्या मंशा में लेके आया। ये अप्रैल का महीना है और पिछले साल अप्रैल में ये चुनावी जंग हुई थी। देखिए, उस समय एक ऐसा माहौल बना था और जो सबको लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जम्मू की सड़कों की हालत तो आप देख ही रहे हैं। अब उसके दो पहलू, एक पहलू कि वो बन रही हैं और दूसरा पहलू कि वो कब से बन रही हैं और कब तक बनती रहेंगी। उसके अलावा कच्चे मुलाजिमों की पक्की नौकरी, POJ के रिफ्यूजीज़ का इशू, ST स्टेटस को लेकर,
वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ का प्रॉपर्टीज़ का इशू, और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज थे जो हमें लगता था कि करने चाहिए। पहाड़ी स्टेटस सर, उसका जिक्र नहीं किया आपने। एस टी इशू, एस टी इशू, है ना। लेकिन जम्मू की जनता ने जो भी कैंडिडेट खड़े थे उन सब के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा मारा कि ये इश्यूज कहीं एग्जिस्ट करते ही नहीं। तो ये सब इश्यूज जो मैंने आपको गिनाए, उनमें से मेरा तो कोई भी इशू नहीं है पर्सनल जिसको लेके हम लड़ने की कोशिश कर रहे थे। जनता ने फिर तीसरी बार एकजुट होकर वही निशान लगाया और बताया कि हम बहुत खुश हैं पुराने तंत्र से, हम बिल्कुल तंत्र को बदलना नहीं चाहते हैं। अगर बच्चे बेरोजगार हैं, बेरोजगार रहने दो। अगर आज रोजगार के नाम पे सिर्फ रेहड़ी और दुकान खोलना ही रोजगार है तो हम उसी में खुश हैं। जो मुलाजिम कच्चे हैं उनको कच्चे रहने दो। बिजली का बिल 4000 भेजो या 8000 भेजो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यही जनता चाहती है तो फिर आप किसके लिए लड़ोगे? मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि बाकी 20 हार गए और एक वही जीत गए। बाकी 20 1% वोट भी नहीं लिए। मैं अपनी बात करूं, मैं भी 1% वोट नहीं ले पाया। तो कोई भी चीज़ अगर जिसे 1% लोग भी नहीं चाहते तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ ज़रूरी है। हमें हमेशा मेजॉरिटी की तरफ ही जाना चाहिए और जैसा सिस्टम है सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी, जो कि एक प्योर पॉलिटिशियन होता है, वो हारने के बाद भी नेगेटिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। हमारे देश की जो आज कमियां हैं उसका रीज़न ही सबसे बड़ा पॉलिटिक्स है कि आज किसी भी तरह का कोई भी रूल जब बिल आता है तो कभी भी अगर वो बिल अच्छा भी है तो भी उसको 100% सपोर्ट नहीं मिलेगा। उस बिल की खिलाफत करने वाले हज़ारों लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि ये बिल देश के लिए कितना अच्छा है। मैंने इस नेगेटिव पॉलिटिक्स को नहीं किया। एक समय था, मेरा फर्ज था एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज ए सिटीज़न ऑफ जम्मू कश्मीर। एक चुनाव आया, मैंने अपनी बात सब तक रखी, समझाने की कोशिश की, सोशल मीडिया का सहारा लिया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और एक अकेला व्यक्ति जहाँ तक जा सकता है मैं गया। एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी सांबा, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू, अखनूर, कोड़, रियासी, कोनी, सुंदरबनी, जोड़ियाँ, इन सब जगहों में मैं गया, सभाएं की और अंतिम दिन तक गया कि शायद हम इस सिस्टम में बेहतरी कर सकें। मैं नहीं बोलूँगा सिस्टम हमें पूरा सिस्टम खराब है। हाँ, बेहतरी करने की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ें हम बदल सकें। जो लोगों को 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार बिल आ रहे हैं, हम उन बिलों को कम करा सकें, है ना। हम एक ऐसा मॉडल सिस्टम डेवलप कर सकें कि जहाँ पे हर एजुकेटेड व्यक्ति के लिए कोई ना कोई रोज़गार कंफर्म्ड हो सरकार की तरफ से, हर बेरोज़गार के लिए कोई नौकरी कंफर्म्ड हो। लेकिन हम हार गए।
हम कर नहीं सकते। और जो हमारा अपना काम है वो हम पहले दिन से कर रहे थे, उस जंग के बीच में भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। और इससे पहले कि आप अगला प्रश्न करें कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य तो कोई जानता नहीं है। जिस भी माध्यम से होगा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी भी वो आ सकता है, बिना किसी पैसे के कोई भी अपना हेल्थ से रिलेटेड जो भी ओपिनियन है, कंसल्टेशन है, वो ले सकता है। किसी भी तरह की मदद जो हम कर सकें हम जरूर करें। ओके, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रिंस रैना जी। पहले इन्होंने बातचीत की कि आप अपने हेल्थ को किस तरह से फिट रख सकते हैं, और दूसरी बात इन्होंने की कि जब इन्होंने पिछले साल जहाँ से लोकसभा चुनाव जो लड़ा था उसी मुद्दे को लेकर भी हमारी इनसे बातचीत होगी। इनका ये कहना है कि हम बेहतर करना चाहते थे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जो हमारा भाईचारा था उसके लिए कुछ करना चाहते थे, बेहतरी करना चाहते थे, लेकिन जनता ने मौका नहीं दिया। आने वाले दिनों में भविष्य में क्या होता है, डॉक्टर साहब से हम रूबरू करवाते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे इनसे। हमें दे इजाजत, धन्यवाद।